से शुरू करते हैं। सैफ का पूरा मामला, इसकी असली कहानी को आप किस तरह से देखते हैं? क्या है दरअसल ये मसला? मतलब एक कोई ऐसा तो उठकर किसी के घर में दाखिल नहीं हो जाएगा और इस तरह से 6-6 घातक हमले करके और चुपचाप निकल जाएगा। कोई गंभीर बात आपको दिख रही है इसमें? अनम्यूट कर लीजिए। जी। मुकेश जी, अभी तक जो 4 थ्योरी सामने आई हैं, वो सबसे पहले बयान कर देता हूँ। जो सबसे पहली जानकारी सामने आई थी या थ्योरी सामने आई थी कि हमलावर जो है, वो चोरी करने के लिए घुसा था। दूसरी जो थ्योरी आई थी, उसमें ये बताया गया कि उनके घर में मौजूद एक नौकरानी से उसके कोई ताल्लुकात थे, जिसके लिए वो अंदर गया। तीसरी एक थ्योरी आई कि हमलावर ने 1 करोड़ रुपए मांगे हैं और चौथी थ्योरी जो है वो ये है कि हमलावर जो है शायद 10वीं मंजिल पे कुछ काम चल रहा था, वहां काम करने वाले मजदूरों में से कोई एक था या उन मजदूरों में शामिल हो करके और 6वीं मंजिल तक सैफ के घर तक पहुंचा था। अब इन 4 थ्योरीज में से अभी तक किसी भी एक पर न तो मुंबई पुलिस ने अंगुली रखी है, न ही क्राइम ब्रांच किसी नतीजे पर पहुंची है। क्राइम ब्रांच की 8 टीम इन्वेस्टिगेट कर रही हैं। मुंबई पुलिस की जो साधारण हमारी पुलिस टीम्स होती हैं, उसकी विभिन्न 10 टीमें बनाई गई हैं और ये अलग-अलग जगहों पर छापामारी कर रही हैं। मेरी जानकारी के मुताबिक सबसे पहले तो ये हुआ था कि हमारे पास उसके नीचे उतरने के हमलावर का एक सीसीटीवी फुटेज आया, लेकिन जिसमें उसका चेहरा साफ दिखाई दे रहा था और उसका दाहिना हाथ अगर यदि आप लोग ध्यान से देखेंगे, तो वो कुछ चोटिल हालत में दिखाई दे रहा था और उसकी जो उँगलियाँ हैं, उन उँगलियों के बीच में ये 2 उँगलियाँ और इन 2 उँगलियों के बीच में एक फ़र्क दिखाई दे रहा था, जो कि ऐसा महसूस होता है कि चोट उसको उस उँगली में हाथ में लगी हुई है और उसका हाथ काफ़ी स्टिफ था वो और बाएँ हाथ से वो रेलिंग पकड़ कर के उतर रहा था। तो एक तो ये चीज़ चलिए हो गया कि कम से कम बाएँ हाथ की रेलिंग पर उसके अंगूठे के और उँगलियों के निशान मिलेंगे पुलिस को। दूसरी चीज़ ये दिखाई दे रही थी कि जब वो दूसरा उसका वीडियो जो चढ़ते वक़्त का आया है और इन दोनों वीडियोज़ के बीच का वक़्फ़ा जो है सिर्फ़ 55 मिनट है। इस 55 मिनट में ही ये पूरी की पूरी गतिविधि हुई है। तो वो मुद्दा तो खत्म हो जाता है कि वो कई घंटों से अंदर था मौजूद। तो पहली चीज़। दूसरी बात ये कि वो गया भी ऊपर सीढ़ियों से था और नीचे उतरा भी सीढ़ियों से है। इसका मतलब सीधे-सीधे से ये है कि वो इस इमारत की पूरी जो जानकारी है उससे परिचित था अच्छी तरह से कि उसको कब, कहाँ, कैसे जाना है और कैसे आना है। इसमें एक महत्वपूर्ण मुद्दा ये है कि आखिरकार रात 1:30 बजे वो इमारत में दाखिल कैसे हुआ? क्योंकि इस तरह की जो हाई सेलिब्रिटी का जो इलाका होता है, उनकी सिक्योरिटी बहुत कड़ी होती है। ऐसे में उसको अंदर तक पहुँचाने वाला व्यक्ति कौन था? ये एक इन्वेस्टिगेशन का महत्वपूर्ण मुद्दा है। आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि अब तक बांद्रा के और खार के इलाके में ही अगर देखने जाएँगे, तो 4 से 5 ऐसे मामले हुए हैं जो कि सेलिब्रेटेड लोगों से जुड़े हुए हैं। सलमान खान के ऊपर फायरिंग होती है, सलमान खान के घर की रेकी की जाती है, शाहरुख खान के घर की रेकी होती है, शाहरुख खान के घर में 2 लड़के जो है दीवार फांद करके घुस जाते हैं, बाबा सिद्दीकी की हत्या होती है। तो ये और अब जो है सैफ अली खान के घर पे हमला होता है। इन 4 मामलों के अंदर आपको एक पैटर्न दिखाई देगा। ये चारों के चारों अल्पसंख्यक समुदाय से आने वाले लोग हैं। बाबा सिद्दीकी स्वयं फ़िल्मोद्योग से बहुत करीब से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। सलमान खान और शाहरुख खान के बीच में बरसों से जमी हुई रिश्तों पर बर्फ़ को पिघलाने वाले व्यक्ति जो हैं बाबा सिद्दीकी ही थे और इनकी हत्या के बाद से लगातार ये सवाल खड़ा किया जा रहा था कि आखिरकार इन सेलिब्रिटीज़ की सुरक्षा जो है वो पुलिस क्यों नहीं कर पा रही है। अभी जो है वर्तमान सरकार ने बहुत ही बेशर्मी से एक बात कहनी शुरू की कि जब या हमारी पुलिस ने भी ये बात कही है बहुत ही बेशर्मी से कि सैफ अली खान को यदि खतरा था तो उन्होंने हमसे सुरक्षा क्यों नहीं माँगी, हम उन्हें सुरक्षा देते। सलमान खान के ऊपर जो पहला हमला हुआ था
उस हमले के बाद में ही क्यों नहीं मुंबई पुलिस अपनी तरफ से तमाम सेलिब्रिटीज की जो है थ्रेट असेसमेंट करके और उन्हें खुद सुरक्षा मुहैया करवाती है। मुंबई शहर में ऐसे दर्जनों लोग हैं जिनको की सुरक्षा की बिल्कुल दरकार नहीं है, लेकिन उनको पॉलिटिकली मोटिवेटेड सिक्योरिटी दी गई है, अपनी तरफ से भी पुलिस ने दी है, जिनको की कोई जरूरत नहीं है। इनको वापस से इनके सिक्योरिटी थ्रेट असेसमेंट होने चाहिए और जिनको सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है उनकी सिक्योरिटी हटाई जाए और जिनको जरूरत है उन्हें दी जानी चाहिए। इस मामले में एक और बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है जो कि इस पूरे हमले में दरकिनार हो गया है और आप लोगों को मैं उस दिशा में भी ले जाना चाहूँगा। सैफ अली खान भी सलमान खान वाले चिंकारा का जो केस है, उसमें ये भी शामिल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि थोड़े समय बाद में कहीं इस मुद्दे को भी वापस गरमाने की कोशिश न की जाए या इसको लेकर के भी इसका लाभ उठाने की कोशिश जो है कोई गैंग विशेष या कुछ लोग विशेष ना करने लगें। अभी तक कुल मिलाकर के पूरे मामले की जो जानकारी है, पूरे मामले की जो घटनाक्रम है, वो मेरे सामने निकल करके इतना ही आ रहा है मुकेश जी। जी, लेकिन एक सवाल इसी से जुड़ा ये है विवेक जी कि 24 घंटे से पुलिस कर क्या रही है? लगभग 24 घंटे हो गए हैं। ये क्या कर क्या रही है? वो कहाँ तलाश रही है? जब फुटेज है, सीसीटीवी फुटेज है, एक अब तो बहुत सारे उपकरण हैं जिनसे आप लोकेशन ट्रेस कर सकते हैं। ये सारी चीजें हो सकती हैं, लेकिन मुंबई पुलिस की ख्याति कभी रही है बहुत ही सक्षम, बहुत ही चौकन्नी, सजग पुलिस के रूप में। क्या ढिलाई दी जा रही है? जानबूझकर ढिलाई दी जा रही है या पुलिस ऐसी हो गई है? देखिए पिछले कुछ समय से ये तो दिखाई दे रहा है कि पुलिस में एक किस्म की सी निकम्मापन छा गया है। पुलिस जो है हमारी मुंबई पुलिस में जिस तरह की चुस्ती, फुर्ती, तेजी हुआ करती थी उसमें अब कमी तो दिख रही है। उसके पीछे हो सकता है पॉलिटिकल विल की कमी हो और वो नहीं चाहते हैं कि पुलिस उस चुस्ती-दुरुस्ती से काम करे। ये भी एक चीज़ दिखाई दे रही है। और इसमें एक जो चीज़ है आपने कहा कि पुलिस आखिर कर क्या रही है? जो मेरी जानकारी है उसके मुतालिक अब तक कम से कम 2 लोगों को हिरासत में लेकर के पूछताछ की गई है। एक व्यक्ति को तो सीधे-सीधे से ये कहा गया कि वो आरोपी ही है जिसे अरेस्ट कर लिया है, लेकिन मुंबई पुलिस ने इस बात से डिनायल किया है कि नहीं हमने अभी तक आरोपी को नहीं पकड़ा है, लेकिन हमने कुछ लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया है। उनमें से 2 लोगों के जो है पूछताछ के लिए ले जाते हुए के वीडियोज़ भी हमारे सामने आ चुके हैं। और एक ज़रूर सूचना छन कर के आई कि ये जो आरोपी है ये भाग करके बांद्रा रेलवे लोकल रेलवे स्टेशन तक पहुंचा है जहां का सीसीटीवी फुटेज जो है वो पुलिस को हासिल हुआ है और उसके ज़रिए जो है उसे ट्रैक करने के लिए वसई विरार नाला सोपारा की दिशा में इन्वेस्टिगेशन और जांच की दिशा बढ़ाई गई है। अभी इतनी जानकारी सामने आई है। इसमें जांच कुछ की कुछ कुछ सवाल और हैं विवेक जी, मैं मीनू जी के पास जाने से पहले आपसे वो करना चाहता हूँ। एक जी। कि सैफ अली खान पर ये हमले होते हैं, वो घायल होते हैं और उनको ले जाने वाला कोई नहीं है घर पर। मतलब उसका उनका कारण कम उम्र का जी। बेटा उनको लहूलुहान स्थिति में एक ऑटो में बिठा के ले जाता है। ये बड़ी विचित्र स्थिति नजर आ रही। पारिवारिक सूत्रों से मुकेश जी जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक ये था कि उस समय में जो मतलब रात के 1:30 बज रहे 2 ढाई बज रहे थे और घर में कोई ड्राइवर वगैरह था नहीं। सैफ खुद कार चला सकते थे लेकिन वो बुरी तरह घायल थे और उनके घर में जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है वो चलाना किसी और को नहीं आता था इसलिए जो है उनके सबसे बड़े बेटे जो है उनको रिक्शे में लेकर के जसलोक अस्पताल तक गए थे और उसी वक्त के दौरान जो है उसी के आसपास करीना भी पहुंच गई थी और वो उसके बाद में तो तमाम लोगों का तांता लग गया। सब लोग पहुंचे ही अस्पताल। अस्पताल में जिन्होंने जिस डॉक्टर ने उन्हें अटेंड किया था, उन्होंने ये कहा था कि भले ही ऑटो रिक्शा में बैठे हुए सैफ जब आए थे तब उनकी आंखें मुंदी जा रही थी और उन्हें तकलीफ हो रही थी, लेकिन जब वो रिक्शे से उतर के और अस्पताल तक आए तो वो अपने बेटे का हाथ पकड़ कर के और पैदल चलते हुए आए थे और उन्होंने कहा कि वो एक शेर की तरह आए थे, वो वाक़ई एक रियल टाइम हीरो है। सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि सैफ की स्पाइनल कॉर्ड में चाकू का टुकड़ा फँसा हुआ था। अब मैं इस बात से बड़ा ही स्तंभित हूँ और चकित हूँ
कि जब उनकी जो मेड है, जिसका सरनेम फिलिप है, उसने पुलिस को ये बयान दिया कि जो हमलावर अंदर घुसा था वो जायद के और तैमूर के कमरे की तरफ गया था और उन्हें ये लगा कि करीना घर आ चुकी हैं और वो बच्चों को देखने के लिए जा रही हैं, उसका साया-सा ऐसा महसूस हुआ। लेकिन जब उन्हें कुछ हल्का अंदेशा हुआ तो वो उस कमरे की तरफ गईं तो वो हमलावर उन्हें दिखाई दिया। हमलावर ने मिस फिलिप को भी घायल किया है। मिस फिलिप का ये कहना था पुलिस को कि उसके हाथ में एक डंडा था और साथ ही साथ में उसके पास में एक हेक्सा ब्लेड नाइफ था। हेक्सा ब्लेड नाइफ मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि जो हम लोहा काटने के लिए जो आरी इस्तेमाल करते हैं, उसमें एक पतली-सी जो ब्लेड लगती है, उसको हम हेक्सा ब्लेड कहते हैं। आजकल जो है हेक्सा ब्लेड नाइफ के घरों में इस्तेमाल करने के लिए चाकू बनाए जाते हैं। मुंबई में बहुत लंबे समय से ये चाकू बन रहे हैं। तो उस तरह का सा कोई हथियार उसके हाथ में था, ऐसा कहा। लेकिन जो इनकी पीठ से चाकू का ब्लेड बरामद हुआ है, वो बाकायदा एक शिकारी चाकू या एक ऐसे घातक हथियार वाले चाकू जैसा था, जो कि आम तौर पर किसी की किलिंग के लिए इस्तेमाल होता है, जो कि बहुत ही पॉइंटेड था और तिरछा था। तो वो बाकायदा हत्या करने के लिए इस्तेमाल होने वाले चाकुओं जैसा चाकू था और उस वो टूट गया, इस चीज़ से बड़ा ही एक अलग ही कुछ चीज़ दिखाई देती है क्योंकि इस तरह के जो ब्लेड्स होते हैं, ये बहुत ही मजबूत स्टील के होते हैं। ये इतनी आसानी से टूटते नहीं और अगर वो उनकी पीठ में जाकर के और पैबस्त हो गया, उनकी रीढ़ की हड्डी में पैबस्त हो गया और उसको वापस निकालने या छीना-झपटी में वो टूट जाता है, तो इससे ये महसूस होता है कि ये चाकू बहुत अच्छी क्वालिटी का नहीं था। और इससे ये भी एक चीज़ समझ में आती है कि ये जो हमलावर था, ये हमलावर निश्चित तौर पे वहाँ पे चोरी करने के लिए या और किसी इरादे से नहीं, बल्कि किसी को हार्म करने या हमला करने के इरादे से ही घुसा होगा। ये मेरी अभी तक की जो इन्वेस्टिगेशन में चीज़ें सामने आ रही हैं, उनको देख कर के मेरा मंतव्य अभी तक यही निकल कर के बन कर के